नमस्कार, मैं अभिजात शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बॉर्डर डिफेंस हमारा खास शो है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इस बीच सबसे बड़ा जो सवाल उठ खड़ा हुआ है वो क्वाड को लेकर के है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहली बार राष्ट्रपति बने थे पहले टर्म में, तो उन्होंने क्वाड को काफी ज्यादा जोर शोर से उठाया था। क्वाड को उन्होंने एक तरह से पुनर्जन्म किया था। उनका जब दूसरा कार्यकाल शुरू होता है इस साल जनवरी में, उसके बाद सबसे पहली जो बैठक होती है क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की होती है। इसके बाद चीजें बदलती जाती है। जून जुलाई में आकर के एक बार फिर से क्वाड की बैठक होती है विदेश मंत्रियों की। लेकिन इस बार आज के महीने में यानी नवंबर के महीने में क्वाड की फिर से बैठक होने वाली थी। इस बार शिखर सम्मेलन होना था जिसका जो होस्ट था वो भारत था और डोनाल्ड ट्रंप को भारत आना था। लेकिन वो साउथ मतलब एशिया का दौरा खत्म करके जा चुके हैं, जिसके बाद अब उम्मीद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से आएंगे एशिया के दौरे पर। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध खराब हुए हैं उसका असर क्वाड पर पड़ा है, और अब क्वाड को क्या एक निष्क्रिय संस्था मान लेनी चाहिए, निष्क्रिय ग्रुप मान लेना चाहिए। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जय सोडी सर, जो भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी रह चुके हैं और जो पॉलिटिक्स पर, जियो स्ट्रेटजी पर लगातार लिखते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी बात कहते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। जय हिंद अभिजात जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि नवंबर में क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला था। आशंकाएं पहले से ही थी कि क्वाड का भविष्य जो है शायद अब उतना अच्छा है नहीं। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरा किए बिना जा चुके हैं एशिया से, तो अब क्या माना जाए, क्वाड को मरा हुआ मान लिया जाए? अभिजात जी, पिछले साल जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, तब अमेरिका की जितने बड़े न्यूज चैनल थे, जितने थिंक टैंक थे, जितने दिग्गज विशेषज्ञ थे, सबने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप वो चुनाव नहीं जीतेंगे। जब पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, उसके बाद जो बाइडेन को रेस से वापस जाना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स बहुत बढ़ गई। लेकिन जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी ने प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डिक्लेयर किया, और जो दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जो पहली थी ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, उसके बाद कमला हैरिस की रेटिंग्स इतनी बढ़ गई और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी गिर गई कि वहां के लोगों ने मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। और इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब 5 नवंबर को नतीजे आए, डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत मिला। इसके 3 मुख्य कारण थे। उनकी 3 बातें अमेरिकी नागरिक को या अमेरिकी वोटर को लुभा गई। पहला था मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट का इशू, और तीसरा अमेरिका दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। 5 नवंबर से लेके पिछले साल, इस साल 20 जनवरी तक जब उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ, इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप को कई ब्रीफिंग्स दी गई स्टेट डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने, जो पहले डिपार्टमेंट डिफेंस कहा जाता था जी। इन सारी ब्रीफिंग्स में एक बात उभर के आई कि अमेरिका चीन को ना आर्थिक तौर पे ना सैनिक तौर पे मात दे सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात ठान ली कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद चीन के साथ कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। और तब जब 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण था, जिस अमेरिका में इनॉग्रेशन कहते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया अपने शपथ ग्रहण के लिए, और साथ में उन्होंने उन लोगों को, उन नेताओं को आमंत्रित किया जो उनके बहुत नजदीक माने जाते थे, चाहे इटली की प्रधानमंत्री या अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। लेकिन चीन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, उसके राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया। वो खुद नहीं आए, लेकिन चीन के उपराष्ट्रपति को भेजा। उसके बाद से जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, उनका चीन की तरफ रुख बड़ा नरम रहा। जब टैरिफ वॉर भी हुआ, तो चीन के उन पदार्थों पे टैरिफ लगाया जिससे कि चीन और अमेरिका के व्यापार पे ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन चीन ने उसे कड़े रुख से जवाब दिया और रेयर अर्थ पे प्रतिबंध लगा दिए। अब जब 31 अक्टूबर को शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई बुसान, साउथ कोरिया में, उसके बाद जो बयान आए अमेरिकी साइड से कि अब G2 दोबारा गठित होगा, बिल्कुल और चीन दोबारा इकट्ठे होंगे, ये एक साफ संकेत था कि जो पहले वाला क्वाड था जिसमें भारत,
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, वो क्वाड खत्म हो चुका है। उस क्वाड की अब कोई रिलेवेंस नहीं रहा है। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा दर्शकों जी को बिल्कुल 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 सर। देखिए, चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो कि उसने 2027 पे उसके लिए हमला करना है। लेकिन चीन को हमेशा डर था कि जब भी वो ताइवान पे हमला करेगा, अगर भारत ने अमेरिका के दबाव के नीचे वेस्टर्न बॉर्डर पे, चीन के वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर मोर्चा खोल दिया तो चीन के लिए बहुत मुसीबत होगी। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ दोस्तियां निभाई हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को तो ताइवान एक प्लेट पे ऑफर कर दिया है, साथ में जो चीन को खतरा था भारत का, वो खतरा अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इन जी इफेक्ट ये जो पहले वाला कॉर्ड था, इसका कोई महत्व नहीं रह गया। सर, तो बात ये उठता है कि जैसे अमेरिका की रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ अभी फिलीपींस के जो विदेश मंत्री है, रक्षा मंत्री, उनके साथ मुलाकात होती है, उनके साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी शामिल थे। यानी क्वाड के 3 सदस्य एक साथ रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के। उसमें भारत नहीं था, भारत की जगह पर फिलीपींस था। तो क्या ये मान लिया जाए कि क्वाड में भारत को रिप्लेस कर दिया गया है फिलीपींस के साथ? देखिए, बिल्कुल, अगर पहले वाले क्वाड में जो ताकत थी, वो मेन ताकत भारत थी, क्योंकि भारत चीन के 2 हिस्सों पे बॉर्डर शेयर करता है, जी चीन के पश्चिमी हिस्से में और चीन के दक्षिणी हिस्से में। तो चीन के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन भारत को रिप्लेस करके फिलीपींस को लाके अब चीन के लिए कोई चैलेंज नहीं बचा है। देखिए, अमेरिका तो सीधे तौर पे चीन के साथ युद्ध लड़ेगा नहीं, अब जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। बिल्कुल। बाकी ये जो 3 देश हैं, फिलीपींस हो, जापान हो, और कोई भी हो साउथ चाइना सी में, वो सारे छोटे छोटे देश हैं जो कि चीन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभिजात जी, इसी साल 12 अप्रैल को पीट हेगसेथ ने बयान दिया था कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका की 11 नौसेना की 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 20 मिनट में बर्बाद कर सकती हैं। और पीट हेगसेथ ने यह भी कहा उसी दिन कि अमेरिकी सेना में जो भी वॉर गेम्स होती हैं, हर वॉर गेम में अमेरिका चीन से हारता है। हम सारे जानते हैं कि हर देश की सेना में बंद कमरों में वॉर गेम्स होती हैं, जिससे कि युद्ध जैसी स्थिति के बारे में बातचीत की जी जाती है। और हर वॉर गेम में पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका चीन से हारता है। यानी कि पहली बात तो चीन के लिए अमेरिका कोई चुनौती रहा नहीं। दूसरा, ये 3 अब छोटे देश हैं, ये तो वैसी कोई चुनौती नहीं थे। जो मेन चुनौती था चीन के लिए, वो था भारत। वो अमेरिका ने भारत को क्वाड से निकाल दिया, उसकी जगह फिलीपींस को रख दिया। तो सर, बात ये उठता है कि अगर मान लीजिए G2 की बात जैसे आपने भी किया है, व्हाइट हाउस की तरफ से भी स्टेटमेंट जो आया था, G2 का जिक्र किया गया था, कुछ डोनाल्ड ट्रंप G2 का जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के 2 जो सुपर पावर हैं, वो अमेरिका खुद मान रहा है कि एक तो वो चलिए अमेरिका है, दूसरा सुपर पावर एक तरह से चीन को वो एक ऑफिशियली मान रहा है। क्या अगर ये माना जाए कि अमेरिका खुद मान रहा है कि चलो चीन भी सुपर पावर है, तो दोनों आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, ठीक है तुम भी सुपर पावर मैं भी सुपर पावर, चलो एक साथ रहते हैं, ऐसा कुछ? अभिजा जी, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। 2 महीने पहले मैंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था G3 एंड जी ट्रबल फॉर ताइवान। मैंने उस लेख में लिखा कि दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, चीन, अमेरिका और रूस। और तीनों महाशक्तियों ने बंद कमरों में यह फैसला ले लिया है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से हमारे इलाके हैं, इस इलाके में दूसरा कोई नहीं आएगा, मेरे इलाके में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे इलाके में मैं नहीं आऊंगा। तो पूरी अच्छा दुनिया को अनौपचारिक तौर पे ये तीनों महाशक्तियों ने बांट लिया है। एक रूस का हिस्सा, एक चीन का हिस्सा, एक अमेरिका का हिस्सा है। तभी हम देख रहे हैं कि जो जो हिस्से इनके हैं, ये दूसरे के हिस्से पे कुछ करने से मतलब कोई बयान नहीं दे रहे हैं। हमने सोचा था डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार आकलन करते रहे। 7 महीने से ज्यादा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये यहां तक कह दिया कि ये युद्ध खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो, जैसे मैंने बताया, पिछले साल 5 नवंबर से इस साल 20 जनवरी तक जो सारी ब्रीफिंग्स हुई, उसमें एक बात साफ उभर के आई कि अमेरिका अब पहले की तरह ना आर्थिक तौर पे ना सैनिक तौर पे उतना शक्तिशाली है जिस तरह से चीन उभर चुका है, और चीन के साथ पूरी तरह से खड़ा है रूस। तो आज अमेरिका चीन और रूस का मुकाबला कहीं नहीं करना चाहता, और जो ये G2 है या G3 है, इन्होंने दुनिया को 3 अपने अपने हिस्सों में बांट लिया है। अभी हालांकि अमेरिका रूस को एक महाशक्ति नहीं कह रहा है, लेकिन रूस एक महाशक्ति है।
तो सर इन सब सिनेरियो में भारत की स्थिति को कहाँ देखते हैं, क्योंकि अगर आपके हिसाब से आप जैसे कह रहे हैं कि बांट लिया है, तो एशिया चीन के अंदर में आ गया, अगर बंटवारे के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप रूस के अंदर में। आप फिर एशिया की अगर बात करें तो एशिया में फिर अब चीन दादा बनना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं ही बॉस हूँ। भारत जाहिर तौर पर चीन को बॉस तो नहीं मानेगा, तो भारत की पॉलिसी क्या होगी इंडो पैसिफिक में, अगर की भूमिका में भी देखा जाए और ग्लोबल साउथ में भी अगर देखा जाए तो? अभिजा जी, इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि भारत पे टू फ्रंट वॉर अब प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है। जी उसके 2 महीने पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, जो कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 8 जनवरी को बयान दिया कि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान अपनी सैनिक तैयारी करें वो तो हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन ज्यादा चिंता का विषय जिस तरह से चीन अपनी तकनीकी तैयारी कर रहा है डिफेंस के लिए। और इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा करेंगी। यानी तीनों बयानों से एक चीज साफ उभर के आती है, आने वाले समय में भारत के लिए एक जंग जरूर होगा, और ये जंग होगा टू फ्रंट वॉर, जिसमें चीन पाकिस्तान खुले तौर पे भारत पे हमला करेंगे। और ये मेरा जो आंकलन है, मैंने इस पे कई लेख भी लिखे हैं, ये टू फ्रंट वॉर 2030 के बाद कभी भी हो सकती है। 2030 तक इसलिए नहीं होगी क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य, जैसे मैंने पहले बताया, वो है ताइवान। जब तक वो ताइवान पे हमला नहीं करता, वो कोई और युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। और ताइवान के बाद अगला हिस्सा होगा तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो अरुणाचल प्रदेश का में है, उसके ऊपर चीन की नजर है। और मैं 1 मिनट चाहूंगा, ये 2030 का जो साल है, ये क्यों अहम है, जो मैं कह रहा हूं कि 2030 के बाद कभी भी युद्ध होगा। अभिजात जी, 2030 में 3 बड़ी चीजें होंगी। पहला, चीन जो मेडॉक डैम बना रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन इसी साल जुलाई से शुरू हुआ है, 2030 होगा। और ये मेडॉक डैम अरुणाचल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि चीन पानी का इस्तेमाल करेगा एक पंप की तरह। दूसरा, 2030 में चीन ने जो अभी 19 अगस्त इसी साल एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू किया तिब्बत से जिंगजियांग, जी वो 2030 में खत्म हो गया। और तीसरा अहम बिंदु, आज जब हम बात कर रहे हैं तो चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत का निर्माण दिन रात चल रहा है, और ये सब काम 2030 तक खत्म होना है। यानी कि जितने हम बंदू देखें, सारे एक तरफ लेके जा रहे हैं कि 2030 के बाद कभी भी चीन पाकिस्तान भारत वॉर करेंगे। बांग्लादेश चाहे उसमें डायरेक्ट हिस्सा ले ना ले, लेकिन हमें बांग्लादेश के लिए ऑपरेशन प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी। जी सर फिर एक बात ये उठती है कि चलिए आप कह रहे हैं कि चीन के साथ युद्ध होगा हमारा, आई मीन हो सकता है आप अधिकारी रहे हैं, आप चीजों को समझते हैं, जियो स्ट्रेटजी को जानते हैं। चीन भारत का युद्ध में क्या नतीजा निकलेगा, क्या होगा, इस पे एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, इस पे हम लोग फिर से कभी बात करेंगे। लेकिन अमेरिका का रिस्पांस, अगर डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति रहते हैं, तो मुझे अभी शायद कहने में अभी हिचकिचाहट नहीं है कि भारत अमेरिका के संबंध, खास करके विश्वास, जो संबंध में एक विश्वास का रिश्ता होता है, वो अब खत्म हो चुका है। यानी अमेरिका भारत के साथ नहीं है। तो फिर इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के भारत को क्या उपाय करने चाहिए? अभी साल हो रहा है 2025, आप 2030 का एक टाइमलाइन तय कर रहे हैं। 5 साल में हम क्या कर सकते हैं? अभिजात जी, मैंने अभी 1 महीना पहले एक लेख लिखा है जिसका मैंने शीर्षक है द ग्रेट इंडियन लीप, जिसमें मैंने लिखा है कि जिस तरह से भारत का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, और टाइगर बड़ी छलांग के लिए मशहूर है। भारत के पास 5 साल का समय ऐसी बड़ी छलांग मारने के लिए। हमें बड़ी छलांग मारनी होगी 2 क्षेत्रों में, खास करके, एक आर्थिक, दूसरा सैनिक। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तान का पलड़ा जोड़ा जाए तो यह पलड़ा और उनकी तरफ भारी हो जाता है। 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। मैं जो उन्होंने शब्द लिखा, मैं उस शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो शब्द अगर आप लेख पढ़ेंगे वो और भी गहरा शब्द है। यानी हमारे पास 5 साल का समय है, हमें पूरी तरह अपने आर्थिक और सैनिक तैयारी पे फोकस करना चाहिए। हमें अपने देश के अंदर चीजों को बनाना चाहिए, हमारे व्यापारियों को चीन से
कोई चीज इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देश में बनाना चाहिए। अन्यथा जितना हम चीन से सामान खरीद रहे हैं, इनडायरेक्टली हम चीन की सेना को सपोर्ट करें, क्योंकि उसमें से एक हिस्सा चीन अपनी सेना को दे रहा है मजबूत करने में। वही सेना 5 साल बाद हम पे करेगी हमला। सर, बात तो यह है कि ऐसा संभव तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि चीन का जो एक्सपोर्ट है वो भारत में और ज़्यादा बढ़ रहा है। हम भारत चीन पे और लगातार डिपेंडेंट ही होते जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। खास करके जो पिछले महीने जब हमारे मतलब कुछ दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे चीन एससीओ शिखर सम्मेलन में, उसमें व्यापार को और बढ़ाने का ही फैसला लिया गया है। तो जो आप कह रहे हैं कि व्यापार में हमें चीन के ऊपर में अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी, ऐसा होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। सो फिर तो बचता है कि एक सैन्य तैयारी आप करते हैं, उसके अलावा तो मुझे कुछ और विकल्प दिखता नहीं है। आप जिस तरह से 2030 का एक टाइमलाइन सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से। अभिजा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमें चीन के साथ व्यापार आज नहीं, हमें पहले से ही कम कर देना चाहिए था। 15 जून 2020 को जब गलवान वैली हादसा हुआ, जिसमें हमारे 20 वीर सैनिक मारे गए चीनी सेना के हाथों, उस साल 2020 में हमारा व्यापार 87.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विडंबना की बात है कि 2020 में गलवान वैली हादसा हुआ, उसके बाद साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ता चला गया। बिल्कुल। आज हम चीन की इतने आर्थिक गिरफ्त में हैं कि हमारे व्यापारी पहली बात तो सोच ही नहीं रहे उस व्यापार को कम करने के लिए। देखिए, जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार ने बहुत अच्छी दिशा दिखाई है, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, लेकिन अब हमारे व्यापारियों ने उस कदम को आगे लेके जाना है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा दर्शकों को। चीन में जो स्टील उत्पादन होता है, 60% उसमें से भारत को बेचा जाता है। और हमारे व्यापारी चीन का बना हुआ स्टील क्यों खरीदते हैं इतने बड़े पैमाने में? इसका भी कारण है। चीन की जितनी स्टील बनाने वाली कंपनियां, वो 1 साल का लाइन ऑफ क्रेडिट देती हैं, और भारत में जितनी स्टील बनाने वाली कंपनियां वो सिर्फ 3 महीने का लाइन ऑफ क्रेडिट देती हैं। तो हमारे जो व्यापारी हैं वो मुनाफा देखते हैं और चीन से ज्यादा खरीदते हैं। हमारे व्यापारियों को अपना मुनाफा कम देखना चाहिए, भारत की कंपनियों से ज्यादा खरीदना चाहिए, तभी हम चीन के आर्थिक गिरफ्त में से निकल पाएंगे। बात तो ये होती है सर, जो आप कह रहे हैं वो थ्योरी के हिसाब से सही है, प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, क्योंकि व्यापारी को आप कह रहे हैं कि मुनाफा अपना कम देखिए। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होने वाला है। इसीलिए जो अर्थव्यवस्था है या कारोबार भारत और चीन के बीच में है, मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। आप मतलब जो भी बात कह रहे हैं, शायद मैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, या आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये कारोबार जो है दिनों दिन और बढ़ेगा ही। खास करके जिस तरह से अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है 50% का, उसके बाद हमारे पास बाजार भी तो नहीं बचता है जहां पे हम अपने सामान को बेचें। चीन हमसे सामान थोड़ा बहुत ज्यादा खरीदा, कम खरीदे, ऐसा नहीं है कि वो उस जो चीन को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अचानक से बहुत ज्यादा जंप आए। 80, 85 या 90 अरब डॉलर का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उसमें भी मुझे नहीं लगता है कोई अंतर आने वाला है। क्या या आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ है संभव? अभिजा जी, दूसरे विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए, कई दशक तक जापान ने अपना व्यापार अमेरिका के साथ इतना कम कर दिया जो कि बिल्कुल ना के बराबर था। अगर जापान के व्यापारी कर सकते हैं, भारत के व्यापारी क्यों नहीं कर सकते हैं? आज क्या भारत में क्या टैलेंट की कमी है? आज क्या भारत में मेहनती लोगों की कमी है? बिल्कुल कमी नहीं है। ये हमारे व्यापारियों को कदम लेना होगा, जैसे जापान के व्यापारियों ने लिया अपने देश हित में, हमारे व्यापारियों को कदम लेना होगा। जब तक हमारे व्यापारी कदम नहीं लेंगे, हमारे नागरिक क्या क्या कर सकते हैं? अगर आज कोई एक भारतीय नागरिक बाजार जाता है, कोई सामान खरीदने की कोशिश करता है, 10 में से 9 चीजें मेड इन चाइना है। वो अगर चाहे भी तो उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये ऑल्टरनेटिव कौन देगा? सरकार ने तो अच्छी दिशा दिखा दी, सरकार ने इतनी सहूलियतें दी हैं। ये कदम अब हमारे व्यापारियों ने उठाना है देश हित के लिए। इसमें सर एक चीज और है कि जब आपने जो कहा है बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं। G2 पे मैं एक बार फिर से लौट रहा हूं। जिस तरह से अमेरिका, आपने कहा कि अमेरिका चीन इन लोगों ने बंटवारा कर लिया है वर्ल्ड का, रूस भी इसमें शामिल है। चीन बहुत साइलेंट तरीके से अपना विकास करता है 1980, 90 और 2000 के दशक में। हम उस विकास की रफ्तार में काफी ज्यादा पीछे रहते गए। अब हम बहुत ज्यादा पीछे हैं चीन के मुकाबले में, चाहे सैन्य स्तर पे हो या फिर इकोनॉमी के स्तर पर हो।
लेकिन हम विश्व गुरु बनने की बात जरूर करते हैं। हम अपने आप को अभी से एक सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी करीब $4 ट्रिलियन के करीब है। चीन हमसे कई गुना आगे है, अमेरिका हमसे उससे भी कई गुना ज्यादा आगे है। इस परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं कि अभी से हम अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, जबकि हमारे अंदर क्षमता अभी, मैं अगर पूरी ईमानदारी के साथ बात करूं तो अमेरिका को भी जवाब देने की तो नहीं लग रही है मुझे। चाहे डोनाल्ड ट्रंप अगर 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की हिम्मत करते हैं, तो हम तो रिटेलिएशन में कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि चीन के खिलाफ अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि हम ऐसा कुछ एक्शन ले, लेकिन चीन के मिलिट्री पावर से वो डर रहे हैं, या चीन जो रेयर अर्थ को रोक रहा है उससे वो डर करके चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए। सो क्या हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम मतलब एक कहते हैं जो सिर्फ बोलकर काम चला रहे हैं और करने के लिए हम बहुत कम कर रहे हैं? अभिजा जी, इस प्रश्न के लिए मेरा नमन और सलाम आपको। मैं भारत के तकरीबन हर टीवी चैनल पे जाता हूं या जा चुका हूं। मेरे दिन में एवरेज 6 से 8 शो होते हैं, लेकिन ऐसा सवाल मुझसे किसी एंकर ने नहीं पूछा। तो दोबारा मेरा नमन सलाम आपको, क्योंकि इस सवाल में बहुत कुछ है जो मैं बताने वाला हूं दर्शकों को। जी। अभिजा जी, मंगोलिया की एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर एक शेर अपने गले में घंटी बांधता है तो वो भूखा ही रहेगा। उसका मतलब है कि अपने आने की आहट किसी को मत होने दो। यही चीज चीन ने की 1972 से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पहली बार चीन गए, और 1 जनवरी 1979 से जब अमेरिका और चीन के कूटनीतिक रिश्ते स्थापित हुए। 1979 से लेके 2007 तक चीन ने किसी को भनक नहीं लगने दी दुनिया में कि वो किस तरह से आर्थिक तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन की आर्थिक तैयारी में छुपा था चीन की सैनिक तैयारी। 2007 में पहली बार दुनिया को चीन ने एहसास दिलाया कि अब वो आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है, क्योंकि 2007 में वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और 2010 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। भारत में बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने जिस तरह से बहुत ज्यादा डंका बजाया जब हम अभी पहुंचे नहीं थे, इससे दुनिया में एक नेगेटिव मैसेज चला गया। दुनिया की कई ताकतें जागरूक हो गई और भारत की जो प्रगति हो रही थी उसमें ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश चल रही है। मेरी राय में हमें ये विश्व गुरु विश्व मित्र जैसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, जब तक हम आर्थिक तौर पे पूरी तरह से मजबूत होके नहीं उभर आते। आज हमने बोल तो दिया, लेकिन हमने देखा हमारे पे किस तरह से अमेरिका हो या दूसरे देशों किस तरह से हम पे वो बार बार ऐसे बयान देते हैं जो कि चीन तक पे वो नहीं देते हैं। आई थिंक हमने बहुत जल्दी ये बातें कर दी। हमें थोड़ा समय रुकना चाहिए था, जब हम एक लेवल पे आते। जब और देखिए, ये जो एक बहुत लोग गलत धारणा में होते हैं कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम बहुत बड़ी महाशक्ति बन गए। देखिए, किसी भी देश का महाशक्ति बनना उसकी टोटल जीडीपी नहीं होती है, उसकी पर कैपिटा जीडीपी माना जाता है, और पर कैपिटा जीडीपी से ही देश की आर्थिक ताकत मानी जाती है। तो हमारे कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया चैनल्स ने, कुछ दिग्गज लोगों ने ये जो बार बार ये बोला विश्व गुरु विश्व मित्र, इससे हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी हो गई। जी सर, आप फिर मतलब जो आप कह रहे हैं इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो डोनाल्ड ट्रंप अब 80 मिनट से 2 बार मिल चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उनकी 2 बार मुलाकात हो चुकी है, जो पाकिस्तान अभी तक एक तरह से पिछले 4-5 सालों में, मैं ये कहूं इमरान खान के कार्यकाल के 2 साल बीतने के बाद जो एक नेपथ्य में चला गया था डिप्लोमेसी के हिसाब से, वो फिर से अपने आप को डिप्लोमेटिक रिवाइव कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट करता है, वो गाजा में अब सेना भेजने की बात कर रहा है, विचार कर रहा है। कम से कम अमेरिका से अभी उसको एक तरह से गोदी में उठाया जा रहा है। यानी पाकिस्तान का फ्रंट भी तो हमारे लिए एक तरह से असुरक्षित ही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का जब कार्यकाल खत्म भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं मुझे लगता कि तत्काल भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ही हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि अच्छे अगर हो भी जाए, तो अब ऐसी परिस्थिति में विश्वास तो हम अमेरिका पे कर नहीं सकते हैं। तो ये फिर बचता है एक बात ऑप्शन कि एकला चलो, कि अकेले चलना है। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? अभिजा जी, आपका प्रश्न मैं 2 हिस्सों में देना चाहूंगा। पहला हिस्सा कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल में अभी 3.5 साल और है, और ये 3.5 साल में बहुत कुछ होना है। ताइवान के युद्ध से लेके जो हमारा 2030 का 2 फ्रंट वॉर है, जो कभी भी 2030 का हो सकता है,
3.5 साल के बाद हमारे पास बहुत कम समय बचेगा। तो अगले 3.5 साल में तो भारत और अमेरिका के रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे। ऊपर से बिल्कुल। बेशक अमेरिका बयान दे दे, अंदर से हमें पता है वो हमारे साथ नहीं खड़ा है। दूसरा जो डेफिनेटली। आपने प्रश्न का भाग था पाकिस्तान के बारे में, जो मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 88 घंटे का जो ये सैनिक मुठभेड़ हुई, जी। भारत पूरी तरह से सैनिक तौर पे पाकिस्तान से जीत गया। भारत की पूर्ण विजय हुई सैनिक तौर पे। बिल्कुल। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे हम 2 कदम पीछे रह गए। पाकिस्तान ने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेली, उसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति को एक गलत मैसेज चला गया कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, जबकि हकीकत में हमारा पलड़ा भारी था। और बिल्कुल, इससे बिल्कुल, दो पूछकर। दो चीजें हुई अभिजात जी। पहला, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 1 महीने के अंदर भारत के 7 सांसदों की टीम 33 देशों में गई और वहां के नेताओं से मिली। लेकिन तब भी 1 महीने के अंदर पाकिस्तान को 43.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला, दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कंपनी से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। और तीनों इन आर्थिक कंपनी संगठनों में अमेरिका की वोटिंग की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। तो पहली बात तो पाकिस्तान को पैसा मिला इतने बड़े तादाद पे। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरह से पाकिस्तान के साइड में हो गए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक गलत नैरेटिव वहां पे दिया, जो जी। कि वो सफल हुए अपने तौर पे। और यही कारण है कि हमने देखा मई के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे होने लग गए। तो आज हम पूर्ण तौर से इकलौते खड़े हैं। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क, एक छोटे भूटान को छोड़ के बाकी 7 या तो चीन के गिरफ्त में है, 2 आप उसमें निकाल दो, चीन पाकिस्तान वो तो हमारे दुश्मन है ही है, बाकी 5 बिल्कुल। पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। तो भारत के पास, जैसे मैंने बताया पहले, 5 साल का समय है। हम अगर अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा, अन्यथा 2030 के बाद कुछ भी हो सकता है। सर, 2030 के बाद कुछ भी हो सकता है। आप तरह से एक चेतावनी या अलर्ट मैं कहूँ, आप वो एक जारी कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अगर क्वाड को आप अगर खत्म मान लिया जाए या निष्क्रिय मान लिया जाए, ठीक है, भारत और अमेरिका के रिश्ते को भी मैं मान रहा हूँ कि शायद ये एक तरह से टूट गया है। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूँ, टूट गया है। भारत के पास विकल्प क्या बचते हैं? ब्रिक्स की तरफ जाया जाए, ब्रिक्स को मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर ब्रिक्स मजबूत होता है तो उससे जाहिर सी बात है चीन मजबूत होगा। यानी ब्रिक्स भी हमारे लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाला है। मैं चीन के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स के तौर पे हमें जरूर फायदा होगा, मजबूती के तौर पर चीन को फायदा होगा। या एससीओ है, एससीओ से भी चीन को ज्यादा फायदा होगा हमारे मुकाबले। भारत की राह कैसे है, किस संगठन पे भरोसा किया जाए? क्योंकि आप एकला चलो, अकेले तो चल नहीं सकते हैं, फिर रास्ता किस तरफ है? अभिजात जी, भारत को किसी संगठन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को 2 ही चीजें करनी चाहिए। पहली, अपनी जी। आर्थिक और सैनिक तैयारी, जिसका हमने काफी डिटेल में बात की है। दूसरा, बिल्कुल। भारत को रूस के साथ और रिश्ते गहरे बनाने चाहिए। आज की तारीख में भारत और रूस के वो गहरे रिश्ते नहीं है जो कुछ दशक पहले थे। हमें बिल्कुल। बिल्कुल। 1971 का पता है। अभिजात जी, रूस ऐसा देश है, या पहले जो सोवियत संघ होता था पहले रूप में, इन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं की है। सोवियत संघ ने या रूस ने कभी भी अपनी जमीन को भारत विरोधी गतिविधियों को इस्तेमाल करने नहीं दिया है। तो बहुत जरूरी हो जाता है भारत को रूस के साथ गहरे रिश्ते करने के लिए, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो हमें बहुत मदद देगा आने वाले समय जी। में। सर, इन सब के बीच में जैसे क्वाड से भारत साइडलाइन एक तरफ से कर दिया गया है, भारत क्वाड से, अब क्वाड खत्म हो चुका है। तो अब जो एक अमेरिका की तरफ से हमेशा कहा जाता था, नैतिकता के आधार पर ही सही, मोरल बातें ही सही, कि फ्री एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक, अब ये सब सारे शब्द जो हैं वो बेमानी हो चुके हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है। भारत को अपनी मजबूती पे ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से चीन कर रहा है, या फिर अमेरिका अपने हितों को देख रहा है। बिल्कुल अभिजात जी, देखिए ये जो शब्द थे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और जी। क्वाड और ये जो सारी बातें थी, इनका कोई मायना नहीं है। क्योंकि जैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया, ये तीनों महाशक्तियों ने आपस में दुनिया को अनौपचारिक तौर पे बांट लिया है। हमें अपनी हिफाजत करनी है, हमें अपने बारे में सोचना है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कोई लेना देना नहीं। हमने देखा अभिजात जी, अक्टूबर 2023 में हमने G20 शिखर सम्मेलन किया, जिसमें हमने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, और जी। उसमें से अधिकतर देशों ने
पाकिस्तान के लिए वोटिंग की ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के अंदर, जब इतने बड़े तादाद में ऋण दिया गया 3 बड़ी आर्थिक संगठनों द्वारा, ये जितने G20 देश आए जिन्होंने भारत में खान मार्केट में उन्होंने चाट पापड़ी खाई, दिल्ली हाट में उन्होंने भारत की बनी हुई चीजें खरीदी, इतनी फोटो खिंचाई, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया इन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया, पाकिस्तान को ऋण दिया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कुछ नहीं बचा है। हमें 2 ही चीजों पे पूरा तवज्जो देना चाहिए, हमारी अपनी आर्थिक सैनिक तैयारी, दूसरा रूस के साथ हमारे गहरे संबंध। रूस के साथ सर, रूस भी तो चीन के साथ ही है। मतलब रूस ने हमारे खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हम रूस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, रूस भी अब उस तरह की शक्ति नहीं रहा कि वो भारत के साथ खुलकर खड़ा हो पाए। अगर आप जैसे 2030 में क्या बात बता रहे हैं कि एक युद्ध होना तय है, चीन भारत का युद्ध होता है, तो अब रूस की भूमिका को किस तरफ देख रहे हैं कि रूस तटस्थ होकर के देखेगा, या आपको लगता है कि वो भारत के साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा? मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभिजा जी, 21 दिसंबर 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति थे बैरक ओबामा। उन्होंने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व में अधिकतर अमेरिकी सैनिकों को हिला के इंडो पैसिफिक में भेजा गया चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए जी। और 21 दिसंबर 2011 से जब भारत और अमेरिका के रिश्ते गहरे होने शुरू हुए, तो रूस पाकिस्तान की तरफ बढ़ता चला गया और पाकिस्तान और रूस के रिश्ते गहरे होने लगे। जो हुआ 14 साल में सो हुआ, लेकिन अभी भी रूस के अंदर, रूस के लोगों में, रूस के नेताओं में भारत के लिए बहुत इज्जत है। 5 साल का समय बहुत होता है अगर हम इस रिश्ते को दोबारा कायम कर सकते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि चीन रूस की बात भी नहीं मानेगा, लेकिन हमारे पास एक लीवरेज तो है, हमारे पास एक ऑप्शन तो है। तीनों महाशक्तियों में से अगर हम एक के साथ अच्छे रिश्ते दोबारा बना लें पहले की तरह, तो बहुत फर्क पड़ेगा। पूरा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। आज तीनों महाशक्तियां हमारे साथ उस तौर पे नहीं खड़ी हैं जैसे रूस पहले खड़ा था, या 14 साल से अमेरिका हमारे साथ इतने गहरे रिश्ते दिखा रहा था। अभी भी हम 5 साल में रूस के तरफ अगर हम जाते हैं, हमें बहुत फायदा होगा। पूरा फायदा हो ना हो, लेकिन बहुत फायदा होगा। सर, मैं अब आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। आप जैसे बंटवारे की बात कर रहे हैं कि अमेरिका, चाइना, रसिया के बीच में एक तरह से बंटवारा हुआ है वर्ल्ड का। मैं अगर इस बात को मान लूं, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की चीन को लेकर की नीति है, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन तक आप सीमित देखते हैं, या उसके बाद कोई भी प्रशासन जो नेक्स्ट राष्ट्रपति आता है, वो भी क्या चीन को एक सुपर पावर की तरह स्वीकार करके चीन के रास्ते से हट जाएगा, या फिर आने वाला प्रशासन चीन को रोकने की कोशिश करता हुआ दिखेगा? आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए नया प्रशासन चीन को रोकने की कोशिश करता है, तो फिर भारत की अहमियत बढ़ेगी अमेरिका के नजरिए से। अगर नहीं, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो थ्योरी करीब पूरी तरह से सही साबित होने की तरफ बढ़ जाएगी। अभिजा जी, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो अगले राष्ट्रपति आएंगे, वो आएंगे जनवरी 2029 में जी। और उससे पहले ही चीन ने ताइवान पे हमला कर दिया होगा। तो 2029 में जो भी नए राष्ट्रपति आते हैं, उसके आने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन ने पहले सैनिक लक्ष्य के लिए तो वार कर दिया होगा। और जहां तक आंकलन है, ताइवान के लिए चीन सफल होगा, जिस तरह से चीन की तैयारी चल रही है और जिस तरह से मैंने ब्रेक्सिट का 12 अप्रैल का बयान भी बताया है। तो अगर चीन ताइवान पे विजय हो गया, तो चीन का अगला बड़ा सैनिक लक्ष्य होगा तवांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी आए 2029 में, उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद 2030 होगा और उसके बाद हमें कभी भी तैयार होना होगा टू फ्रंट वॉर के लिए। तो हमें अगले अमेरिकी राष्ट्रपति पे ज्यादा कुछ प्रॉमिसेस या होप नहीं दिखाने चाहिए। हमारे पास 5 साल का समय है। 5 साल का समय बहुत होता है अगर देश इकट्ठे हो, सारे राजनीतिक पार्टी इकट्ठे हो। 5 साल का समय बहुत होता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। काफी एक अलर्ट करने वाले आपने विश्लेषण किया है। मैं चाहूंगा कि लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें कि लोगों की क्या सोच है, वो किस तरह से देख रहे हैं चीन के थ्रेट को, अमेरिका के रिश्ते को, रूस के साथ हमारे संबंध को। थैंक यू सोडी सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपने काफी सारी नई जानकारी दी। थैंक यू सर।